हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आपका क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का जो पेपर है ना, उसका सॉल्यूशन आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये जो पेपर है ये यूके बोर्ड, ठीक है, किसका? यूके बोर्ड यानी उत्तराखंड बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है ना, जो 2024 का वो पेपर है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने फिजिक्स का पेपर सॉल्व कराया। यूके बोर्ड का फिजिक्स का पेपर जो सैम्पल पेपर है 2024 का वो सॉल्व कराया है। आज से जो मैं केमिस्ट्री का जो पेपर सॉल्व है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये पेपर मैंने आपको पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको क्या पता लगेगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह के पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चनों की आपको तैयारी करनी है। कुछ क्वेश्चन के पैटर्न इसमें डाले गए हैं। ठीक है। तो नए मतलब जो न्यू पैटर्न्स के तरीके, मतलब जो सीबीएसई में पहले यूज़ होते थे उस तरीके के क्वेश्चन इसमें भी डाले गए हैं। ठीक है। तो वो भी हम इसमें करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बॉडीज़ होती है डज नॉट प्रोड्यूस, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बॉडीज़ जो है प्रोड्यूस नहीं करती, यानी मानव उसको उत्पन्न नहीं करता। ठीक है। तो एंजाइम्स हैं या डीएनए है या हार्मोन्स हैं या विटामिन्स है। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर जो है इसका विटामिन्स है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन्स। तो विटामिन्स हमारे शरीर जो है प्रोड्यूस नहीं करते, इन्हें हमें लेना होता है। ठीक है। जैसे हम जो भी चीज़ें खाते हैं ना, तो उनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं। आपने सुना भी होंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो वो हमें क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल चीज़ होती है हमारी, उनसे हमें मिलते हैं। बाकी ये चीज़ें जो हैं आपके शरीर में ही उत्पन्न हो जाती हैं, मगर जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडीज़ जो है उत्पन्न नहीं कर पाती आपके। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि एमाइंस दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड। ठीक है। यानी जो गैब्रियल थैलेमाइड होता है आपका, वो इनमें से कौन सा एमाइड को फॉर्म नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना आपका, ये जो आपको दिख रहा है सी, ठीक है, इसको हम एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ठीक है। ये एनिलीन का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। देखो बेंजीन रिंग बनाते हैं ना जैसे हम, ठीक है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अगर जुड़ जाता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। ठीक। तो ये एनिलीन है आपका। तो ये क्या करता है, ये एनिलीन जो है गैब्रियल थैलेमाइड से प्रिपेयर नहीं होता आपका। ठीक। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बेंजीन रिंग आ गई ना इसमें, इस वाले एमीन में बेंजीन रिंग आ गई। तो गैब्रियल थैलेमाइड कभी भी क्या एरोमेटिक जो आपके एमीन होते हैं उनको नहीं बनाता है। एरोमेटिक मतलब जिनमें बेंजीन रिंग आ जाती है उनको नहीं बनाता। ठीक है। केवल एलिफेटिक वाले हो होते हैं जो सिंपल चेन की फॉर्म में चलते हैं। जैसे ये हो गया आपका पहला वाला CH3NH2 हो गया, ठीक, या CH3CH2NH2 हो गया, जो चेन की फॉर्म में चलते हैं उनको प्रिपेयर करता है, मगर बेंजीन रिंग वालों को प्रिपेयर नहीं करता। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ये C1 होगा। जो C6H5 लिखा हुआ है ना, C6H5, ये आपका बेंजीन रिंग है आपके। ठीक है। ये बेंजीन रिंग है, तो इससे क्या जुड़ा हुआ आपका NH2, तो ये आपका ये फॉर्म नहीं होगा इसमें। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको ये रिएक्शन दी है तो आपको ये कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो बताना है कि इनमें से A B C D में से क्या फॉर्म होगा आपका। ठीक। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपके सारे जो मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको समझाए ना, तो पहले वाले का आंसर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यानी जो उसके नोट्स है वो यहाँ पे है। ठीक है। सेकंड वाला जो है ये है आपका C6H5NH2। ठीक। तो ये आपका राइट आंसर था उसमें। थर्ड वाले क्वेश्चन का देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है आपका, ये रिएक्शन दे रखी थी आपको। ठीक है। एक मिनट, ये रिएक्शन दे रखी थी। ठीक है। ये आपको बेंजीन के ऊपर COCl लिखा होता है, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। तो आपको क्या दे रखा था, गिब्स के ऊपर H2 और PD और BaSO4 दे रखा था, और आपको यहाँ पे बताना, ऑप्शन में बताना था कि यहाँ पे क्या बनेगा आपका। ठीक है। तो ये जो बेंजोइल क्लोराइड है ना, ये आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO। ठीक है। ये बनता है इसमें। अब ये कैसे बनता है आपका, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन होती है। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन का मतलब यहाँ पे 2 H है ना, जैसे आपके
तो 2 H में से एक H तो यहाँ CO के साथ जुड़ जाएगा और एक H और एक Cl यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी ये HCl बन जाएगा और ये H जाके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि CHO बन रहा है और यहाँ पे HCl निकल रहा है आपका। तो ये होती है आपके रेजोनमुंड रिएक्शन बोलते हैं इसको, या रेजोनमुंड क्या, रेजोनमुंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये जो रिएक्शन है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ईथर, यानी जो ईथर में हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है आपका, उसमें कौन सा संकरण होता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है उसमें। ठीक है, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो जो आपका ईथर का फॉर्मूला होता है ROR होता है ना, ROR। अब अगर आप देखो तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल 6 होते हैं ना ऑक्सीजन में, टोटल 6 होते हैं, तो 6 में से एक तो यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। ठीक है, यानी एक इस आर के साथ आ गया, एक इस आर के साथ आ गया। ये जो 2 होते हैं ये सिंगल रह जाते हैं इसके अंदर, क्या हो जाते हैं, है ना, ये 2 लोन पेयर इसके अंदर रह जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यानी 2 तो इसके अंदर लोन पेयर है और 2 इसके अंदर बॉन्ड पेयर है जो यहाँ और यहाँ चला गया। ठीक है, तो 2 लोन पेयर और 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन मिलके क्या बनाएंगे, टोटल 4 होना ना, तो 4 में क्या बनेगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, S में 1 और P में 3। ठीक है, तो यानी टोटल कितना बन गया आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका। क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो B आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे एक इसमें आ रहा है S में और P3 में आ रहा है, तो टोटल 4 इसमें बन रहे हैं आपके। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये कितना है आपका, इसमें टोटल 3 बन रहे हैं। ठीक है, 2 और 1 3, और इसमें 2 और इसमें 3 और 1 4 1 5। ठीक है, 5 होता तो ये, 2 होता तो ये, 4 है तो ये, और ऊपर वाला 3 के लिए। ठीक है, तो 4 के लिए क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बाकी इसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है, उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ना, आप इससे भी निकाल सकते हो, 1/2 V + M - C + A। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है, V मीन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6। ठीक है, तो V की जगह 6 लिख देंगे। M मीन्स होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो आपने जब देखा होगा तो ROR ये था, तो एक O बॉन्ड इधर बना रहा था, एक इधर बना रहा था, तो इसलिए M की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, C मीन्स चार्ज ऑन कैटायन। जो कैटायन है इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ना ऑक्सीजन में जो बॉन्ड बन रहा है ना ईथर में, ना तो वहाँ पे कैटायन है ना एनायन, तो C और A की वैल्यू 0 0 हो गई। तो 6 2 8 हो जाएगा, 2 से जो 8 कटेगा वो कितनी बार कटेगा, 4। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप भी होगी इसकी। ठीक है, अगर शेप भी पूछेगा ROR यानी ईथर में कौन सी शेप होती है, तो टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी। ठीक है, ये भी आप इसको बता सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी इन सब में से जो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना है कि नॉर्मेलिटी है या मोलैलिटी है या मोलैरिटी है या फॉर्मेलिटी है। तो इसका भी आंसर हम चेक करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका होगा मोलैलिटी। ठीक है, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम, किससे, स्मॉल m से। ठीक, तो इसका जो अगर हम फॉर्मूला देखें तो मोल्स अपॉन मास ऑफ सोल्यूट आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी केजी में मास आएगा इसका। ठीक है, और ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, ये आपको पता ही होगा। तो नीचे क्या आ रहा है, मास आ रहा है आपका। ठीक, तो ये जो मास होता है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ही नहीं होता। कभी आपने सुना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मास में कोई चेंज आ गया। ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं आता। तो मास ऑफ सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने से उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो मोलैलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर में। तो इसका जो राइट आंसर था आपका मोलैलिटी था। ठीक है, क्या था, मोलैलिटी।
तो इसलिए इसका जो आंसर होगा मोलैलिटी सही होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और आपको बताना है यहाँ पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो आपको पता है रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है आपका वो कौन होता है, वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। किसका? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। जैसे मान लो कोई एटम है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो एक प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो निकिल को अगर आप देखो तो यहाँ पे निकिल की पावर आपको 0 दिख रही है। क्या दिख रही है? 0। और यहाँ पे निकिल की पावर जो दिख रही है +2 दिख रही है, ठीक है। तो ये 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में जा रहा है। तो इसलिए इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका वो कौन होगा? निकिल होगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो निकिल जो है ना यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो है आपको यूनिट कैसे निकालनी है आपको, या इनमें से कौन सी होगी वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं कैसे हम इसको निकालते हैं। तो ये आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ तक ये तो मैंने आपको समझा दिया था वहीं पे। और ये आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, ये फॉर्म एक जनरल फॉर्मूला है ना आपका, ये आपको याद रखना है। मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऑर्डर की पूछा था उसने? जीरो ऑर्डर, यानी एन की वैल्यू को आपको 0 रखना है। क्या रखना है? 0। तो यहाँ पे जैसे आप एन की वैल्यू को 0 रखोगे यहाँ पे, तो 0 रखने पे क्या होगा? ये 0 रखने पे क्या होगा? देखो इस तरीके से बन जाएगा ना, मोल लीटर इनवर्स 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो 1 - 0 कितना होता है? 1 ही होता है। तो क्या आएगा आपका आएगा मोल लीटर इनवर्स, है ना, और बाहर सेकेंड इनवर्स। तो ये बनेगी इसकी, है ना, 1 - 0 मतलब 1 ही आएगा यहाँ पे ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यानी इस फॉर्मूले से आप कोई से भी निकाल सकते हो। जीरो ऑर्डर पूछे, फर्स्ट ऑर्डर पूछे, सेकंड ऑर्डर पूछे, आपको बस एन की वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। एन की वैल्यू 0 1 2 3 जो भी आपको निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक। तो ये आपका क्या है? जनरल फॉर्मूला, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में आपको जनरल फॉर्मूला भी लिख के दे दिया। आप किसी की भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है इस पेपर में 0 का पूछा है तो अगले जो आपका बोर्ड आएगा उसमें भी 0 का पूछेगा, वहाँ पे 1 का भी पूछ सकता है, 2 का भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्किल हैलाइड एवं धातु सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम, जो एल्काइल हैलाइड और सोडियम के बीच की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको हम वुर्ज जो होती है ना आपकी अभिक्रिया वो बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है उसको देखते हैं। तो ये आपकी वुर्ज रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपका देखो RX जो है वो एल्किल हैलाइड है, ठीक है। Na आपका सोडियम है। तो उन्होंने बोला है कि एल्किल हैलाइड और सोडियम की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो उसको वुर्ज अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो कैसे होती है? तो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दिया है, यहाँ पे देखो इस तरीके से होती है यहाँ पे, ठीक। तो अगर आप चेक करो तो 2 आपको एल्किल हैलाइड लेने हैं RX। तो एक एल्काइल हैलाइड जो है मैंने इधर ले लिया, एक एल्काइल हैलाइड मैंने इधर ले लिया। पहले मैंने इसको RX लिखा और एक को मैंने X इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और बीच में ले लिया मैंने क्या? सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से जो इस तरीके से NaX जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R' और साथ में ये जो NX है वो अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका एल्केन बन रहा है। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे आपका CH3 भी हो सकता है, ये है ना, CH3 भी हो सकता है, मतलब CH3 भी हो सकता है। तो यानी एक तरीके से एल्केन बन रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। तो इसका ये राइट आंसर था आपका।
तो और रीज़न वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, एसेर्शन और रीज़न क्वेश्चन, जिसको हिंदी में अभिकथन और कारण बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके नए तरीके के क्वेश्चन आपके जो है पेपर में डाले गए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका फिजिक्स में भी था और केमिस्ट्री में भी डाला है सैम्पल पेपर में, ठीक है। तो इसके जो आपके फाइनल एग्जाम जो होंगे आपके, उसमें आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है, कि क्या पता उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया और इस तरह के क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। जैसे पहले मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा आते हैं, ठीक। तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इन क्वेश्चनों में करते क्या है, आपको एक एसेशन दिया होगा और एक रीज़न दिया होगा, दोनों में आपको चेक करना है कि दोनों सही है या गलत है, ठीक है। तो ए में क्या होता है, कोई स्टेटमेंट दिया होता है आपका, और उस स्टेटमेंट में से कोई ए है उसका स्टेटमेंट दे दिया। अब बी जो आर है आपका, वो दिया होता है उसका रीज़न, यानी जो आपने स्टेटमेंट ए लिखा है वो सही है, मतलब उसका रीज़न लिखा होता है, ठीक है, कि वो इस कारण से होता है। तो आपको चेक करना है जो भी रीज़न आपने लिखा है, जो भी रीज़न आपने लिखा है, तो वो जो रीज़न और एसेप्शन है आपका वो दोनों सही है, या जो आपने रीज़न लिखा है वो आपका एसेप्शन का मतलब आंसर नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे ए और आर दोनों सही है ना, जो आपने ए लिखा है और आर लिखा है दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, जो आर है वो ए के बारे में सही सही बता रहा है, ठीक है। जैसे आपने बोला 2+2 4 होते हैं, ठीक है। तो इसका जो रीज़न आप लिखोगे वो आपने सही लिखा है, तो ए ऑप्शन, ठीक है, यानी जो आर है वो ए का सही आंसर है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है, मगर आर जो है ना, आर जो आर आपने उसका आंसर लिखा है ना, वो गलत है। तो तब आप बी ऑप्शन करोगे, और ए और आर दोनों असत्य हैं तब ये, और ए आर दोनों असत्य हैं तो ये, ठीक है। मतलब ए सत्य है तो ये, आर असत्य है, यानी सी के केस में ए सत्य होगा, आर असत्य होगा, और डी के केस में दोनों ही असत्य हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से ऑप्शन छाड़ने हैं आपको। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपके पास, कि जो क्रोमियम होती है उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, ठीक है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6, ठीक है। ये आपको एसेप्शन दे रखा है, यानी कथन दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसका जो रीज़न दे रखा है, रीज़न ये दे रखा है कि क्रोमियम के NS और कौन सी एक होती है उसकी N-1D, N-1D जो ऑर्बिटल होती हैं उसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि जो NS और N-1D ऑर्बिटल होती है ना उसकी, उसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कि ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जो 4 ऑप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसमें जो ना, जो इसका सही आंसर है ना, वो आपका पहला ही है, ठीक है। यानी जो ए है और आर दोनों सही है, ठीक है, यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, ठीक है। और जो उन्होंने दिया है ना कि NS में और N-1D में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी सही बात है, ठीक है। तो यानी जो जो ये आपको दे रखा है ना रीज़न, वो सही दे रखा है, इसलिए ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसलिए आपका ए भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है पहला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी मैं इसका आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये नोट्स को भी उतार सकते हो इसमें, ठीक है, अगर आपको चाहिए होंगे। तो क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, बिकॉज इट हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन N-1D एंड NS ऑर्बिटल, ठीक है। अगर आप क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो देखो NS मतलब ये वाली, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और N-1 और D, तो यानी 3 आपका, देखो अगर N की वैल्यू 4 है ना, तो N-1 यानी 3, तो 3D 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें S में हो गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो इन पे क्या है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इन्हीं के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +6 होती है, ठीक है। तो इसलिए जो इसका ए ऑप्शन था वो राइट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि जो अभी कथन दे रखा है कि बंधनी समयावता उभय दंती लिगेंड युक्त उपसहसंयोजकों में होती है, ठीक है। यानी जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है ना कि आपका, वो किसके अंदर होता है, जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, कि ठीक। तो ये जो आपका कथन दे रखा है, जो एसेप्शन दे रखा है आपको, उसका जो रीजन दे रखा है
वो रीज़न ये दे रखा है कि उभयदंती लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं, इसलिए होता है। यानी जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम, इसलिए इसमें क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, यानी 2 डिफरेंट डोनर एटम्स के कारण ही लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है आपका। ठीक, यानी एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं, तो इसलिए ही लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। तो इसका ये जो है ना, ये दोनों ही राइट आंसर आपके। ठीक है, यानी ए जो है ना, उसका जो आंसर आर दे रखा है वो सही है। ठीक, तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ए ऑप्शन था आपका, जिसमें क्या था, ए ऑप्शन में क्या था आपका कि ए और आर दोनों सही हैं आपके, करेक्ट हैं। और जो आर है वो ए का क्या है, आर जो है वो ए का राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो है आप वो देख सकते हो। ठीक है, नोट्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये मैंने ए ऑप्शन देखो राइट आंसर डाला है इसका। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड बिकॉज एम्बीडेंटेड लिगेंड हैज़ टू डिफरेंट डोनर एटम। ठीक है, तो यही वहाँ पे लिखा था पूरा। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं आपके, जैसे NO2। तो NO2 में क्या होता है, एक बार ये N साइड से बॉन्ड बनाता है, यानी N भी इसका बॉन्ड बना सकता है, और जो NO2 का O है ना, वो भी बॉन्ड बना सकता है। अगर यहाँ पे देखो तो NO2, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे ONO है, तो यानी O भी बॉन्ड बना सकता है, N भी बॉन्ड बना सकता है। यानी NO2 में 2 लिगेंड होते हैं। ठीक है, 2 डोनर क्या होते हैं, एटम होते हैं, जो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। कौन सा, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है। तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है आपका। क्या होता है, यूनिट लेस। ठीक है, क्या होता है, यूनिट लेस होता है आपका, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि इन एन इन अ सेल, यानी किसी सेल में एनोड इज नेगेटिवली चार्ज और कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो व्हाट टाइप ऑफ सेल इज दिस। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा सेल है जिसका एनोड क्या हो, नेगेटिव हो, और कैथोड पॉजिटिव हो, उस सेल का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका कि कैथोड किसका पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एनोड किसका नेगेटिव होता है, यानी ऐसा कौन सा सेल है जिसका कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव होता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं आपके। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनका कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव का वर्क करता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, आपके पास 2 तरीके के सेल होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं उनका कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव होता है, यानी उनका अपोजिट होता है इसका। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर है जिसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन इस कंपाउंड में। ठीक है, इस कंपाउंड में जो Fe है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया था, आपको यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो सिंपल है, आपको पता है K पे होता है +1, तो +1 होता है ना K पे, तो इसका मतलब कितने K है वहाँ पे, 4, तो 4 × 1 कर देंगे, प्लस Fe 1 है तो उसको हम x ले लेते हैं, जिसको भी निकालते हैं उसका x। Cn की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1, तो 6 है तो -1 × 6 कर देंगे। तो टोटल अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, और टोटल चार्ज इसमें 0 है, यानी इसके ऊपर कहीं भी प्लस माइनस नहीं है बाहर, यहाँ कहीं भी बाहर प्लस माइनस नहीं है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया तो -2 बचेगा, -2 हो जाएगा तो +2, यानी इस तरीके से Fe की ऑक्सीडेशन नंबर जो आ गया +2 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक, तो उस विटामिन का आपको नाम बताना है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इस कोबाल्ट का नाम जो होता है विटामिन B12। ठीक है, तो इसके अंदर ही कोबाल्ट पाया जाता है आपका, तो इस विटामिन का आपको नाम याद रखना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड क्या है, और राइट दियर बायोलॉजिकल फंक्शन, उसके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं वो आपको बताना है। यानी न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और इनके जैविक कार्य, उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के, तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं।
तो यहाँ पे जो है ना न्यूक्लिक एसिड की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी गई है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, ये कैरी करते हैं जेनेटिक ब्लूप्रिंट, यानी जो हमारी जेनेटिक चीज़ें जो होती हैं उनको कैरी करते हैं ऑफ ए सेल एंड कैरी इंस्ट्रक्शन फॉर दी फंक्शनिंग ऑफ द सेल, और जो सेल को काम मतलब एक तरीके से फंक्शन कराना, यानी क्या काम करना है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, आपकी जेनेटिक ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपकी क्या होती हैं कुछ जेनेटिक जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपकी मैच करती हैं किनसे, अपने दादा से, बोलते हैं ना आपकी जो शक्ल है दादा या पापा पे जा रही है। ठीक है, तो वो आपका किस पे, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उन पे ही डिपेंड होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इसके ये दो टाइप का होता है आपका, एक डीएनए और एक आरएनए। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, और आरएनए की जो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक, तो दो टाइप के होते हैं ये। बाकी इनके जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं तो ये क्या है, डीएनए इज़ अ परमानेंट स्टोरेज फॉर प्लेस फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी डीएनए के अंदर ही आपकी जो होती है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो स्टोरेज होती है। जैसे मैंने बताया ना जेनेटिकली क्या होता है, एक जगह से मतलब एक से दूसरे पे आपकी वो जो चीज़ें होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, जैसे दादा से बच्चे पे आ जाती है ना, या पोते पे चले जाती है, तो ये आपकी कौन से डीएनए के कारण ही होता है आपका। ठीक है, यानी डीएनए जो दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो टाइप के, डीएनए और आरएनए, तो वही ठीक है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है कि डीएनए मेमोरी में बी रिलेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इन दी ब्रेन। ठीक है, यानी जो मेमोरी आपकी ब्रेन में होती है ना, जो मेमोरी आपकी होती है, जैसे बोलते हैं ना इसकी सोचने की क्षमता ज़्यादा है ना, तो वो किस पे डिपेंड करती है, आरएनए पे डिपेंड करती है आपकी। किस पे, आरएनए पे। ठीक है, तो दो फंक्शन हो गए इसके, एक तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, और एक मेमोरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, बाकी इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। दो टाइप के होते हैं और दोनों का काम क्या होता है ये यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई व्हाट इज डायजोटीकरण। ठीक है, यानी डायजोटीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, यानी डायजोटिक नेक्स्ट है आपका कि डाइजोटीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण सहित समझाइए, यानी आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डाइएजोजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं और उसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये बहुत, सैंड मेयर रिएक्शन भी बोला जाता है इसको, क्या, सैंड मेयर रिएक्शन। तो वही आपको लिखनी भी है ना, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो चेक करते हैं इसको। तो डाइएजोनेशन जो रिएक्शन होती है ना आपकी, तो इस रिएक्शन में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड जो होते हैं उनको किस में, डाइएजोनियम सॉल्ट में बदला जाता है। यानी जो प्राइमरी एमीन होते हैं ना आपके, प्राइमरी एमीन जो होते हैं उनको सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम डाइएजोजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइएजोजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस रिएक्शन में करते हैं क्या है, हम इस रिएक्शन में सबसे पहले हम जो है NaNO2 को डाइल्यूट HCl के साथ मिलाते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर कितना रखना है हमें, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका HNO2 और HCl फॉर्म होता है। क्या होता है, HNO2 और HCl फॉर्म होता है। अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका HNO2 और HCl जैसे आपका बनेगा, तो यहाँ से जो HNO2 है ना उसको एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो HNO2 बना है ना ये वाला, ठीक, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, एनिलीन के साथ। ये पूरा जो बना है ना आपका पूरा ही ले लेंगे है ना, HNO2 प्लस HCl, उस पूरे की रिएक्शन कराएंगे एनिलीन से, NH2 से। तो यहाँ से क्या होगा आपका, एक तो आपका H2O बनेगा। ठीक है, H2O बनेगा,
और साथ में जो ये N और N है ना यहाँ जाके जुड़ जाएंगे तो ये N2 बनेगा, ठीक। और एक Cl भी जाएगा आपका, ये Cl यहाँ चल जाएगा, है ना। बाकी ये H2, एक H और एक H, है ना। तो टोटल 4 H यहाँ निकल जाएंगे और एक ये O यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों O यहाँ निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है 4H और एक O, ये 4H और 2O यहाँ निकल जाएंगे, आपके H2O निकल जाएगा और बाकी आपका क्या बन जाएगा N2 और Cl बेंजीन के ऊपर। तो इसी को बोलते हैं हम डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डाई एजोनियम सॉल्ट। इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड जो है HNO2 और HCl, इसको मिक्स करके हमने बनाया था ऊपर अभी, ठीक है। और कितने टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर 273 से 278 के। और तो इससे क्या होता है डाई एजोनियम सॉल्ट आपका बनता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना हमने ये जो है यहाँ पे जो HNO2 और HCl बनाया ना, नाइट्रस एसिड बनाया हमने। और वो कैसे बनाया हमने? NaNO2 और डाइल्यूट HCl को मिलाया तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड आपका मिल गया था हमें, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन हमें किससे? एनिलीन से करानी थी, ठीक है। 1 डिग्री एमाइन भी बोल सकते हैं हम इसे। तो यही मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है 8th क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। कि राइमर टीमन जो अभिक्रिया है वो आपको लिखनी है और शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया लिखनी है आपको, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखनी है, इसको डायरेक्ट आपको राइमन टीमन और शॉर्टन बाउमन रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है। तो इन दोनों के सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहली रिएक्शन है ना आपकी राइमन टीमन जो अभिक्रिया है आपकी रिएक्शन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक फिनॉल लिखते हैं, ठीक है। फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनॉल बन जाता है आपका। उसकी रिएक्शन हम किससे? क्लोरोफॉर्म यानी CH Cl3 से और ऑब्लिक में 3NaOH ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनता है ना फाइनल, वो बनता आपका सैलिसिल्डिहाइड बनता है हमारे यहाँ पे। क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। तो एक हमारा सैलिसिल्डिहाइड जो बनेगा ये बनेगा एक ऑर्थो, यानी एक बार ऑर्थो पोजीशन में आपका CHO आएगा और एक बार पैरा यानी पैरा पोजीशन में आपका CHO आएगा, ठीक है। ऑर्थो और पैरा 2 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे जो आपका राइमन टीमन जो रिएक्शन होती है, ठीक है। उस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा सैलिसिल्डिहाइड, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये रिएक्शन भी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी आप याद कर सकते हो। तो इसमें जो आपका ऑर्थो वाला होगा ना मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर, यानी ये बहुत कम बनता है आपका। तो मेजर जो प्रोडक्ट होता है आपका ये वाला और कौन सा? ऑर्थो आपका सैलिसिल्डिहाइड बनता है आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो नेक्स्ट रिएक्शन थी ना आपकी शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, उसमें क्या करते हैं हम एक लेते हैं एनिलीन, ठीक है, और एक लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड। एनिलीन का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा आपको, NH2 होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से एक एनिलीन को लेंगे, NH2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक H और एक H इस तरीके से, ठीक। इसके साथ लेंगे हम बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, यानी एक बेंजीन बनाएंगे इस तरीके से और इसमें जो ये कार्बन होगा उसके ऊपर डबल बॉन्ड इस तरीके से, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड, यानी इधर ले लेते हैं हम Cl। क्या ले लेते हैं? Cl, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, या आपको ये HCl निकालना है वैसे यहाँ पे, ठीक है। HCl जैसे आप निकाल दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, शॉर्टन बाउमन जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग आ गई आपकी, ठीक है, जो ये बेंजीन रिंग थी आपकी, ठीक है, ये आ गई यहाँ पे, ये N और H आ गया आपका, NH आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो CO है वो इस NH से जुड़ जाएगा, CO ये आ गया, और बाकी ये जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पे जुड़ जाएगी और साथ में HCl आपका फॉर्म हो जाएगा। जो HCl था ना ये पूरा निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपका बनेगा वो बनेगा N फिनाइल बेंजीना एमाइड, ठीक है। बेंजीना एमाइड आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक। तो ये रिएक्शन होती है शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। तो इसके जो दोनों रिएक्शन थी मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे आज की जो इस वीडियो में है
यहीं तक मैंने अभी कराया है। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थैंक यू।